नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 23 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल कर लिए, शेष प्रश्न हम आज हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है, एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करता है 12 वोल्ट बैटरी के लिए आवश्यक धारा का मान क्या होगा। यानी कोई परिपथ है जिसका प्रतिरोध 11 ओम है और आपूर्ति वोल्ट 12 वोल्ट है। पूछा है कि इसमें धारा का मान क्या होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो क्या दे रहता है कि एक प्रतिरोध है R बराबर है 11 ओम, V बराबर क्या है, V बराबर है 12 वोल्ट। तो I बराबर क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे आई। सूत्र क्या है, आई बराबर होता है V अपॉन आर। V का मान क्या है 12, R का मान क्या है 11। कितना हो गया 1.010 तो कितना हो गया 1.09 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.09 एम्पियर। यानी परिपथ की धारा का मान क्या होगा 1.09 एम्पियर। किसमें है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 1.09। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग क्या है। यानी जो एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है या ट्रांजिस्टर या आईसी होती है। तो या तो ट्रांजिस्टर या आईसी, इसके अलावा प्रतिरोध होते हैं और कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग क्या होता है। तो ज्यादातर एम्पलीफायर के अंदर कैपेसिटर खराब होता है। कैपेसिटर ज्यादातर इसमें कौन सा लगाया होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यानी सिरामिक कैपेसिटर होते हैं वो तो बहुत कम खराब होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं वो ज्यादातर खराब हो जाते हैं। तो सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यानी एम्पलीफायर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जल्दी खराब हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज सिग्नल फीडबैक हो रहा है, तो इस फीडबैक को किस रूप में यानी किस नाम से जाना जाता है। यानी कोई एम्पलीफायर है जिसके आउटपुट का सिग्नल इनपुट में वापस दे रहे हैं, तो ये हो गया दोलित्र। यानी एक दोलित्र कह सकते हैं या ओसिलेटर हो गया। यानी एक एम्पलीफायर का आउटपुट वापस इनपुट में फीडबैक दे रहे हैं, तो ये हो गया ओसिलेटर। तो ये ओसिलेटर हो गया। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो इनपुट में वापस दे रहे हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। यदि इन फेज होता तो इन फेज का तो क्या होता 0 डिग्री होता। यानी इन फेज होता तो धनात्मक फीडबैक है, और एक आउट ऑफ फेज कह रहा है 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज सिग्नल दे रहे हैं, तो वो हो गया ऋणात्मक फीडबैक। यानी जो आउटपुट सिग्नल है वो वापस इनपुट में दे रहे हैं, परंतु 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज, तो ये हो गया ऋणात्मक फीडबैक। और यदि इन फेज सिग्नल देता तो होता धनात्मक फीडबैक। तो इसमें आउट ऑफ फेज है और 180 डिग्री है तो नेगेटिव फीडबैक। तो राइट आंसर हो गया नेगेटिव फीडबैक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना होगा। यानी कॉमन आधार है बेस, यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो करंट गेन है वो पूछा है। तो देखो कौन कौन से होते हैं। यानी हम एक ट्रांजिस्टर को जो परिपथ में जोड़ते हैं एम्पलीफायर के रूप में, तो तीन प्रकार से काम में ले सकते हैं। एक तो होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। तो इसमें कॉमन आधार का पूछा है, सामान्य आधार यानी कॉमन बेस का पूछा है। तो देखो कॉमन बेस है, कॉमन बेस का करंट गेन होता है, कॉमन बेस का करंट गेन होता है 0.95 से 0.995। इसे करंट गेन बीटा भी कहते हैं, इसे करंट गेन बीटा भी कहते हैं। एक होता है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में करंट गेन यानी करंट गेन है, इसका मान होता है 20 से 500 तक। करंट गेन होता है 20 से 500। एक होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का होता है 50 से
500 तक। जो करंट गेन होता है वो 50 से 500 तक होता है। अब इसमें किसका पूछा है, कॉमन आधार यानी कॉमन बेस कह सकते हैं। तो कॉमन बेस का मान यानी जो करंट गेन होता है वो 0.95 से 0.995 तक होता है। अब ऑप्शन देखो, एक से अधिक नहीं, एक से कम सही है, क्योंकि 0.995 एक से कम यानी एक तो होता ही नहीं, एक से कम ही होता है, इकाई ये भी नहीं। 100 से अधिक, 100 से कम, तो राइट आंसर क्या हो गया, एक से कम है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर राइट आंसर क्या हो गया, बी, एक से कम, क्योंकि जो कॉमन बेस है इसका करंट गेन, इसे हम करंट गेन बीटा कहते हैं, इसे करंट गेन एल्फा भी कहते हैं। तो इसका मान हो गया 0.95 से 0.995 तक। अगला क्वेश्चन है, ECL का सबसे बड़ा लाभ है। ECL क्या होता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक है। यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक क्या होता है कि यह एक उच्च गति वाला IC बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, यानी युक्त ट्रांजिस्टराइज युक्ति होती है, इसे हम कह सकते हैं कि यह एक उच्च गति वाला IC युक्त बाइपोलर ट्रांजिस्टर युक्ति होता है। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है, उच्च गति वाला होता है, हाई फैन आउट, उत्पादन वर्तमान में स्वतंत्र है, उच्च गति वाला होता है, सही है, विद्युत की कम खपत है और उच्च घनत्व है। तो ECL यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक है, उच्च गति वाला होता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है इसकी उच्च गति होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, उच्च गति। अगला क्वेश्चन है, IC 7476 को अन्य किस रूप में जाना जाता है। IC 7476 क्या होती है कि इसका प्रयोग हम JK फ्लिप फ्लॉप में करते हैं। इसके अंदर टोटल 16 पिन होती है। कई बार पिन के बारे में पूछ लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछते हैं, तो पिन के बारे में पूछ ले तो पिन इसके अंदर 16 होती है, यानी जो टर्मिनल संयोजक टर्मिनल होते हैं वो 16 होते हैं, और इसे JK फ्लिप फ्लॉप के रूप में काम में लेते हैं 7476 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, JK फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रेणी RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है, यानी इसके अंदर रिएक्टेंस का मान क्या होगा, X का मान क्या होगा। अनुनाद परिपथ पर यानी रेजोनेंट परिपथ पर श्रेणी RLC परिपथ है, यानी एक श्रेणी रेजोनेंट परिपथ के अंदर क्या होता है। पहले तो ये देखो रेजोनेंट परिपथ क्या होता है। अनुनाद परिपथ वह परिपथ जिसमें XL और XC का मान बराबर है, XL बराबर XC है, तो वह अनुनाद परिपथ कहलाता है, यानी रेजोनेंट परिपथ कहलाता है। अब यदि श्रेणी है तो श्रेणिका से क्या हो गया कि वह परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में R, L और C लगे हुए हैं और इनका मान समान है, XL बराबर XC, तो वह श्रेणी अनुनाद परिपथ हो जाएगा। समांतर में क्या हो जाएगा, यदि L और C समांतर क्रम में लगे हुए, अब ये मिश्रित परिपथ RLC का दे रखा है, तो ये यानी तीनों लगे हुए हैं R, L और C, तो समांतर अनुनाद परिपथ कौन सा हो गया कि वह समांतर परिपथ जिसमें L और C समांतर क्रम में लगे हुए हैं और XL XC का मान बराबर है, तो वह समांतर अनुनाद परिपथ हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि श्रेणी अनुनाद आवृत्ति पर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर XL और XC का मान बराबर होता है वह उसकी अनुनाद फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रेणी RLC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर युक्त श्रेणी परिपथ है, और अनुनाद आवृत्ति यानी रेजोनेंट परिपथ है वो। तो रेजोनेंट परिपथ में XL और XC का मान तो बराबर हो जाएगा। तो परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया यानी परिणामी X क्या होगा, तो X क्या होता है, X बराबर होता है XL अंतर XC। तो अब ये दोनों बराबर है, मान लो ये इसका मान 10 ओम है तो इसका मान भी 10 ओम हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 0। अब देखो इसकी और भी कुछ कंडीशन होती है। एक श्रेणी अनुनाद परिपथ में परिणामी जो रिएक्टेंस कहेंगे, X कहेंगे, वो हो जाएगा 0। परिणामी जो प्रतिबाधा है Z बराबर हो जाएगा R, यदि श्रेणी RLC परिपथ है तो, क्योंकि श्रेणी RLC परिपथ है तो Z बराबर हो जाएगा R। या ये से भी कह सकते हैं कि परिणामी जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो घटकर R के बराबर हो जाएगा, यानी घटेगा, क्योंकि पहले
अनुनाद पर नहीं है तो ज्यादा रहेगा, और जो ही अनुनाद परिपथ होगा तो जो इम्पीडेंस है जेड वो घटकर आर के बराबर हो जाएगा। यदि शक्ति गुणांक पूछ ले, शक्ति गुणांक किस समय अनुनाद अवस्था की है, ये सारी कंडीशन, शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा। यदि शक्ति गुणांक पूछ ले तो शक्ति गुणांक का मान इकाई हो जाएगा। परिपथ की कुल धारा बढ़ जाएगी, यानी उच्चतम कह सकते हैं उसको, तो परिपथ की धारा उच्चतम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। और शक्ति खपत केवल प्रतिरोध पर होगी। P बराबर वी आई, ये सूत्र लगा सकते हैं। जो भी हम V और I को गुणा करेंगे तो शक्ति आ जाएगी डायरेक्ट ही, यानी शक्ति गुणांक का मान इकाई रहेगा। तो कुल शक्ति खपत केवल प्रतिरोध पर रहेगी। तो ये एक श्रेणी अनुनाद परिपथ की विशेषता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुनाद आवर्ती पर एक श्रेणी RLC परिपथ की कुल जो रिएक्टेंस है X है वो 0 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो गया C, 0। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस कारक से प्रभावित नहीं होता है। एक चालक का प्रतिरोध है वो तापमान और भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, तापमान और भौतिक अवस्था पर, यानी ओम के नियम से भी हम ले सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी चालक जो परिपथ का प्रतिरोध किसी पथ का है या कोई बंद परिपथ है, उसकी तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर है तो जो धारा है वो वोल्टेज के अनुपातिक रहेगी। तो भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर, यानी भौतिक अवस्था और तापमान से चालक का जो प्रतिरोध है या चालकत्व का जो गुण है वो प्रभावित होता है। तो भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? 3 होती है भौतिक अवस्था। चालक की भौतिक अवस्था का ऐसे क्या हो गया कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है और धातु की किस्म पर भी निर्भर करता है। तो ये तो हो गई 3 भौतिक अवस्था। और तापमान से भी प्रभावित होता है, क्योंकि चालक हो सकता है पेटिशिया या एंटीशियन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है या एंटीशी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो सकता है। तो अब इन ऑप्शनों में देखो क्या है, यानी एक तो भौतिक अवस्था ले सकते हैं हम, यानी एक तो एल, एक रो और एक एरिया, ये तो हो गई भौतिक अवस्था। और ये हो गया तापमान, यानी लंबाई, कटा क्षेत्रफल और विशिष्ट प्रतिरोध, ये तो होगी इसकी भौतिक अवस्था और तापमान। तो इन पर तो प्रभावित करता है। अब ऑप्शन देखो इनमें से, सामग्री की प्रतिरोधकता जिसे सुचालक का निर्माण किया जाता है, प्रतिरोधकता का से क्या हो गया रो, इससे प्रभावित होता है या नहीं? इससे होता है। दूसरा क्या है, सुचालक की लंबाई, लंबाई से भी प्रभावित होता है क्योंकि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगला, चालक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र, कटाक्ष क्षेत्रफल, इससे भी प्रभावित होता है क्योंकि चालक का प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। सुचालक का तापमान, तापमान से भी प्रभावित होता है। तो आगे क्या है, सुचालक का वजन, वजन से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई सुचालक का वजन, यानी इससे प्रभावित नहीं होता है, बाकी उपरोक्त से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो गया सुचालक का वजन। अगला क्वेश्चन है, दोलक जो साइनोसॉइडल उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, यानी जो दोलित्र ओसिलेटर साइनोसॉइडल उत्पन्न करते हैं उसे सरल आवर्ती या लयबद्ध ओसिलेटर कहते हैं, और जो नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म उत्पन्न करते हैं उसे विश्रांति या शीतलन दोलित्र कहते हैं। तो इसमें साइनोसॉइडल के बारे में पूछा है तो सरल आवर्ती या लयबद्ध, तो ऑप्शन में देख लो लयबद्ध, ये ऑप्शन सही है इसका। तो इस ओसिलेटर को हम लयबद्ध ओसिलेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर की लंबी केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, केबल का चालकत्व यानी विशिष्ट चालकता की गणना कीजिए। क्या दे रखा है, देखो कोई केबल है जिसकी लंबाई दे रखी है, एक 20 मीटर की लंबी केबल है, एल बराबर दे रखा है 20 मीटर, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र यानी कटाक्ष क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग mm, कटाक्ष क्षेत्रफल दे रखा है 1 mm स्क्वायर, और इसका प्रतिरोध R बराबर है 4 ओम, R बराबर दे रखा है 4 ओम, और इसकी विशिष्ट चालकता पूछी है, यानी चालकत्व का से क्या हो गया विशिष्ट चालकता।
इसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी ज्ञात करना है। अब देखो ऑप्शन में यानी साइमन प्रति मीटर यानी मेगा साइमन प्रति मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा पहले तो। क्रॉस सेक्शनल एरिया एमएम में है, वर्ग एमएम में है, इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो किस प्रकार से होगा। देखो एक वर्ग एमएम का से क्या हो गया, एक एमएम इंटू एक एमएम बराबर होता है एक एमएम स्क्वायर। अब इसको मीटर में बदलेंगे, एक एमएम को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटू 10 की घात -3 मीटर इंटू एक इंटू 10 की घात -3 मीटर बराबर एक वर्ग मीटर हो जाएगा। तो एक वर्ग एमएम को वर्ग मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटू 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। तो एक वर्ग एमएम बराबर क्या हो जाएगा, एक इंटू 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हम कह सकते हैं। अब देखो पहले हम यानी ज्ञात करना है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम, यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका एकदम विपरीत विशिष्ट चालकता हो जाएगी। तो विशिष्ट चालकता किस प्रकार से निकालेंगे, पहले विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का सूत्र देखो क्या होता है। प्रतिरोध नियम के अनुसार R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया। यदि रो ज्ञात करना हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू एरिया बट्टा L। रो बराबर हो जाएगा R इंटू एरिया बट्टा L। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। यदि विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं अलग से। विशिष्ट चालकता बराबर इसका एकदम विपरीत, यानी विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो। तो इसका सूत्र हम निकालेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, यानी एकदम विपरीत हो जाएगा L/R इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता ज्ञात करने का सूत्र की L बराबर यानी विशिष्ट चालकता बराबर L/R इंटू ए। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बराबर L/R इंटू एरिया। अब देखो L क्या दे रखा है, चालक की लंबाई है 20 मीटर, 20/R क्या दे रखा है 4 इंटू ए क्या दे रखा है 1 इंटू 10 की घात -6। ये -6 ऊपर आएगी तो +6 हो जाएगा। तो 20 इंटू 10 की घात 6/4 कितना हो गया, 5 इंटू 10 की घात 6 साइमन प्रति मीटर। अब 10 की घात 6 को हम क्या कह सकते हैं, मेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मेगा साइमन प्रति मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मेगा साइमन प्रति मीटर। तो किस में है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानदंड लैंपों के समांतर कनेक्शन में समान है, यानी एक समांतर संयोजन में इनमें से कौन सा जो मानदंड है वो समान होता है। देखो श्रेणी के अंदर तो धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, समांतर क्रम का पूछा है तो समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टता। यार यदि ये पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम में कौन सा मानदंड समान है, श्रेणी क्रम में धारा का मान तो होता है समान, वोल्टता का मान होता है अलग अलग। तो श्रेणी का होता है तो धारा सही होती और समांतर का पूछा है तो वोल्टेज समान रहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपभोग करने पर 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से 5 मेगा जूल ऊर्जा का उपभोग करता है तो विद्युत शक्ति क्या होगी। यानी एक हीटर है जो 60 मिनट तक प्रचलित करने पर 5 मेगा जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी एक हीटर है जिसमें क्या दे रखा है
एक हीटर है या स्टोव जो 60 मिनट तक टी दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 60 मिनट। 60 मिनट का से क्या हो गया, 60 × 60 सेकेंड, यानी कितना टाइम हो जाएगा, यानी 3600 सेकेंड। यानी 60 मिनट कह सकते हैं या 3600 सेकेंड कह सकते हैं, 3600 सेकेंड। V बराबर दे रखा है 230 वोल्ट। यह उसमें उत्पन्न करता है 5 मेगा जूल। H बराबर है 5 मेगा जूल, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जूल, मेगा जूल हो गया। तो 5 मेगा जूल। अब देखो ज्ञात क्या करना है, शक्ति ज्ञात करनी है। P बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हल करेंगे। देखो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I²RT। यानी किसी उसमें जूल का उसमें प्रभाव क्या कहता है, यानी जूल का जो हीटिंग प्रभाव है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है, इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो H बराबर I²RT। अब देखो I²R की जगह हम लिख सकते हैं P, क्योंकि P बराबर होता है I²R। तो इस सूत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं, H बराबर होता है P × P। बस इस सूत्र से निकाल लो। P ज्ञात करना है तो P बराबर H/T। H का मान क्या दे रखा है, ये रहा 5 मेगा जूल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बट्टा T क्या दे रखा है 3600। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, 50,000 में 36 का भाग लगाओ, 50,000 36 1389। किस में आएगा, वाट में, तो 1389 वाट। ठीक है, तो कितना आ गया 1389 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1389 वाट। किसमें, ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, 1389 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है। यानी एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आउटपुट पर वोल्टेज जो डिवाइडर लगा होता है, विभाजक लगा होता है, उसके द्वारा हम त्रुटि वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक है। अगला क्वेश्चन है, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण है, यानी एक अचालक का गुण क्या है, इनमें से क्या गुण है। ऑप्शन देखो, विद्युत धारा का सुचालकत्व है, यानी विद्युत धारा का चालक नहीं। अचालक का गुण पूछा है तो ये तो चालक का गुण हो गया। वोल्टेज में वृद्धि, ये भी चालक का गुण है। विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, यानी धारा प्रवाह में विरोध प्रस्तुत करना, ये अचालक का गुण है, इंसुलेटर का गुण है, सही है। विद्युत के उपयोग में वृद्धि, ये भी चालक का गुण हो गया। विद्युत धारा का अर्धचलन, ये अर्धचालक का गुण हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, अचालक का गुण क्या होगा, सी होगा इसका राइट आंसर। की विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करना, यानी सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया कि किसी बंद परिपथ में संगम पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, या नोड या जंक्शन पर धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, या नोड के नियम, किरचॉफ के नोड नियम के अनुसार, या किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार बीजगणित धाराओं का संगम पर बीजगणित योग शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य, ए। अगला क्वेश्चन है, एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक प्रतिरोध उष्मा का विकिरण कर रहा है, तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध होगा। आर का मान पूछा है, किस प्रकार से निकालेंगे।
क्या दे रखा है, एक 4 वोल्ट संभावित अंतर के साथ यानी V बराबर है 4 वोल्ट, तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर, P बराबर है 4 वाट, तो R क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर क्या होगा। देखो R ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखो सूत्र है अपना P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। यदि R ज्ञात करना हो तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। V का मान क्या है 4 वोल्ट है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 बट्टा P का मान क्या है 4, 4 से 4 कटा तो कितना रहा शेष 4, प्रतिरोध है तो किस में आएगा ओम में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। किस में है बी ऑप्शन में, देखो 4 ओम, तो इसका राइट आंसर हो गया बी 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर सेल में यानी एक सोलर सेल में एक खुला परिपथ जिसकी वोल्टता के बराबर होती है, यानी ओपन सर्किट सोलर सेल की वोल्टता क्या होती है, एक सोलर सेल की ओपन सर्किट वोल्टता होती है 0.55 वोल्ट, 0.55 वोल्ट। तो एक ओपन सर्किट में या डायरेक्ट पूछ लेगी सोलर सेल की वोल्ट प्रति सेल की वोल्टता क्या होती है, तो 0.55 वोल्ट होती है सोलर सेल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.55 वोल्ट, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बकौल्ज रिले में स्थापित किया जाता है, जो बकौल्ज रिले होता है ये इनमें से किस में स्थापित किया जाता है, ऑप्शन देखो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में नहीं, क्योंकि बकौल्ज रिले होता है तरल प्रवाह प्रचलित रिले होता है, यानी जो लिक्विड होता है यानी तरल तल और तरल प्रवाह से प्रचलित रिले होता है, यानी लिक्विड से प्रचलित रिले होता है, तो इसमें लिक्विड होना आवश्यक है। तो एयर कूल्ड यानी वायु से शीतलन ट्रांसफार्मर नहीं, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर सही है, बेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, यानी जो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर है उसके अंदर बकौल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल यानी MT1 और MT2 के बीच प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, यानी ट्राइक जब ऑन अवस्था में है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली धारा को जकड़क धारा या होल्डिंग धारा कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा होल्डिंग धारा। तो सी ऑप्शन इसका सी होगा होल्डिंग धारा। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है, यानी एक हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर सिटी ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग परिपथ की धारा मापने यानी लोड मापने में कर सकते हैं, तो ये कौन सा उपकरण हो गया क्लिप ऑन मीटर, यानी टोंग टेस्ट कह सकते हैं, क्लिप ऑन मीटर भी कह सकते हैं, या इसे परिपथ में बिना अड़चन डाले बिना धारा का मापन करना, तो क्या हो जाएगा इसका क्लिप ऑन मीटर, यानी परिपथ की धारा मापते हैं इसके द्वारा और अड़चन डाले बिना। इसके अंदर एक तो होता है एम्पेयर मीटर और एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, और करंट ट्रांसफार्मर भी वो इस प्रकार से क्लोज ओपन हो सकते हैं, इसकी जो कोर है वो, तो क्लिप ऑन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया डी क्लिप ऑन मीटर। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों।